तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। प्यारे बच्चों, तीसरा अध्याय में मैंने आप सभी को समझा दिया था, यानी समझाने का काम पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को इस तीसरे अध्याय का लघु उत्तर प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, लघु उत्तर प्रश्न करने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरे कोर्स का अभी तक 1000 फी है। ठीक है, 5 दिनों के बाद आपको 1500 हो जाएगा। याद कर लीजिए, 5 दिनों के बाद 1500 है ना हो जाएगा। 1000 में सभी विषय आपको पढ़ाए है ना जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, MBBI क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन अक्टूबर के अंत में आपको दिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। 1000 मात्र 5 दिनों तक ही है। 5 दिनों के बाद आपका 1500 रुपये हो जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी ही जुड़ जाएं। ठीक है, और यदि आप ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं तो ये भी आप खरीद सकते हैं। अपने नज़दीकी स्टोर पर जाएं और ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खरीदें। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न निकल करके आता है। हमारा पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी लिखें। मैंने आप सभी को पहली पंचवर्षीय योजना समझाया था। ठीक है, तो उत्तर आपको, और मैंने कहा था पहली पंचवर्षीय योजना में मैंने कहा था कि भारत सरकार ने क्या किया था, तो कृषि पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि उस समय भुखमरी का समस्या था, गरीब था हम लोग के, मतलब कि गरीबी बहुत ज़्यादा था, भुखमरी का समस्या था। इससे निजात पाने के लिए जो है पहली पंचवर्षीय ये योजना में कृषि पर आपको ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। पहली पंचवर्षीय योजना में देश में लोगों को गरीबी के जाल से निकालने की योजना थी। ठीक है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में देश से, मैंने से कर दिया, देश से लोगों को गरीबी के जाल से निकालने की योजना थी, और इस योजना में ज़्यादा जोर कृषि पर दिया गया। ठीक है, इस योजना में ज़्यादा जोर कृषि पर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र काफ़ी बर्बाद हो गई थी, मैंने आपको समझाया था लेक्चर के वीडियो में। इसलिए इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। ठीक है, तो यह आपका पहला प्रश्न प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, योजना अवकाश का अर्थ बतलाइए। मैंने आपको पंचवर्षीय योजना में बताया था कि आपका पहला पंचवर्षीय योजना चला। ठीक है, दूसरा चला, तीसरा चला, लेकिन तीसरे के बाद क्या हो गया कि तीसरे के बाद जो क्रम था, यानी 5 साल का जो क्रम था, वो 5 साल का क्रम टूट गया। और टूटने के बाद सीधे जो चौथा चला था, वो चौथा चला था 1968 से। कब से चला था, तो 1968 से। तो 3 साल का गैप रहा, इसलिए इस गैप को आपको अवकाश कहा गया। अब जैसे बैंक में भी जाइएगा, जिस दिन छुट्टी रहेगा तो अवकाश लिखा था, तो अवकाश मतलब होता है बंद, यानी कि यह जो 5 साल का जो कार्यक्रम था वो 3 वर्षों के लिए बंद रहा, इसलिए इसे आपको योजना अवकाश कहा गया। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि था 1961 से 66 के बाद क्रम व्यवधान पड़ गया, यानी कि जो क्रम जो क्रम से जो चल रहा था 5-5 साल का, वो टूट गया था। ठीक है, इसलिए 1 वर्षीय योजना बनी। जिन्होंने 1966 से 67, यानी 1 साल ये, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल आपका हो गया की अवधि को लिया। ठीक है, लेकिन ये तीनों का तीनों जो योजना था बुरी तरह से फ्लॉप रहा, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि चलो फिर से चौथी पंचवर्षीय ये योजना बनाते हैं जो 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना आपका देखिए 69 तक तो जो है 1-1 साल तक का रहा, तो चौथी कब से बनेगा, 69 से 74 तक। इसलिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 69 से 74 तक चली। 3 वर्षों की अवधि में 3 वर्षीय योजना है ना आई। पंचवर्षीय योजना का क्रम ही टूट गया, इसी को योजना अवकाश का नाम आपको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। यदि प्यारे बच्चों इसे आप अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे कॉपी में लिखें। तीसरा प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको हरित क्रांति भी समझाया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि उद्योग पर ध्यान जो दिया गया था, तो जिस कारण क्या हुआ कि कृषि और चौपट हो गया, तो जिसके कारण भुखमरी का समस्या आने लगा। तो खाद्यान्न इतना कम हो गया कि भारत सरकार ने जो खाद्यान्न है वो अमेरिका से निर्यात करना पड़ा। तो मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में समझाया था, हरित क्रांति को अच्छे से समझाया था। तो उत्तर इस प्रकार से देना है। ठीक है,
उत्तर लिखिएगा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी, जिसके अंतर्गत अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तथा सुनिश्चित पूर्ति की अवस्थाओं एवं उपकरणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या हुआ? तो अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इतना ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि हुई कि इसे देख करके जिसे हरित क्रांति कहा गया। जिसे क्या कहा गया? तो जिसे हरित क्रांति कहा गया। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अत्यधिक फायदा हुआ। मैंने बताया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को क्यों फायदा हुआ, क्योंकि बिहार तो बेचारा गरीब था, 2 वक्त का तो रोटी मिलता था नहीं, इसलिए सरकार ने उन्हीं ही राज्यों को चुना जो जहाँ के किसान समृद्ध थे, यानी कि थोड़ा बहुत भी समृद्ध थे। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, अब हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? तो जो कृषि जो है, जो कृषि के उत्पादन में जो है वो अचानक से वृद्धि होना प्रारंभ हो गया, खाद्यान्न की समस्या दूर रहना हो गई, तो इसलिए हमें अमेरिका से आयात करने की तब जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखिए जो भी कृषि है, कृषि का रंग हरा होता है। ठीक है, यानी गेहूं लगाइए, चावल लगाइए, सबका रंग तो हरा ही आपका होता है फसल का, इसलिए इसे आपको हरित क्रांति भी कहा जाने लगा। ठीक है, हरित से मतलब कि हरा भरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है श्वेत क्रांति से आपको क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो श्वेत का रंग किसका कलर श्वेत होता है? तो प्यारे बच्चों दूध का कलर होता है। तो दूध में वृद्धि के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, और कार्यक्रम चला करके आपका दूध में वृद्धि किया गया, इसलिए उसे हम उस क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों से है। श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है, यानी दुनिया का जो है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत सहकारी संगठनों का निर्माण, अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यह क्रांति शुरू की थी। ठीक है, तो आपका श्वेत क्रांति है ना, हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न है पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पीली क्रांति के तात्पर्य क्या? अब तेल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। जो तिलहन का तेल पीला होता है पेरने के बाद, इसलिए तेल के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हो, वृद्धि हो, मात्रात्मक तौर पे, मात्रा का मतलब संख्या के तौर पे, गुणात्मक मतलब कि गुण के तौर पे अच्छा तेल हो। ठीक है, जिससे हमें विदेशों से इसे आयात ना करना पड़े, इसके लिए जो क्रांति चलाया गया, ठीक है, जिसे हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में व्यापक वृद्धि करके तिलहन उत्पादन में मात्रात्मक मतलब अत्यधिक संख्या में अत्यधिक हम उत्पादन कर सके। ठीक है, और गुणात्मक यानी अच्छे क्वालिटी का सुधार लाना है। अधिकांश तेलों का रंग पीला होने के कारण प्रतीकात्मक रूप से तेल उत्पादन में वृद्धि के इस कार्यक्रम को पीली क्रांति का नाम दिया गया। पीली क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करना था, यानी आत्मनिर्भर बनना था। ठीक है, ताकि विदेशों से तेल आयात करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम आते हैं छठे प्रश्न में। मैंने छठे प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। लेक्चर के वीडियो में मैंने बताया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पर बल दिया, तो द्वितीय में सरकार ने कहा कि अब हम उद्योग पर बल देंगे। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल आपको दिया गया था। ठीक है, यही आपको उत्तर में आपको लिखना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1961 तक चली, यानी 5 वर्ष तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख रचनाकार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण पर बल देना था। मैंने बताया था लेक्चर के वीडियो में। इसमें यह स्वीकार किया गया था कि कृषि की ही तरह उद्योग के क्षेत्र में भी देश का यथाशीघ्र विकास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। मैंने भारत के जैसे भारत देश जो विकास करेगा, कैसे विकास करेगा, इसके लिए मॉडल मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस मॉडल में मैंने आपका पूंजीवाद और साम्यवाद भी मैंने बताया था। ठीक है,
तो इसमें देखिए प्रश्न है आदेशिक अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। मैंने मिश्रित भी आपको बताया था, यानी कि उत्तर पहले देख लीजिए। देखिए आदेशिक अर्थव्यवस्था साम्यवादी राज्यों में होती है, ठीक है। साम्यवादी कौन अपनाया था, मैंने बताया था कि सोवियत संघ, जहां जो है जो भी करेगा सरकारी करेगा, यानी बड़ा बड़ा जो भी कार्य करेगा वो सारा का सारा आपको सरकार करेगा, चाहे रेलवे हो, बिजली हो, सड़क हो, कोई निजी हाथ में नहीं देगा, कोई पूंजीवाद के हाथ में नहीं देगा, ठीक है। तो आदेशिक अर्थव्यवस्था साम्यवादी राज्यों में होती है जहां निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। किसका, तो सरकार का। कृषि को उद्योग पूर्णतः राज्य के अधिकार में होते हैं। स्टालिन ने सोवियत संघ में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की थी, ठीक है। यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था रहेगा वो सरकार के अंडर रहेगा, ठीक है, यानी जनता के अंदर रहेगा, ठीक है, वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति वो उद्योग बने रहे, यद्यपि उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में साम्यवादी यानी सरकार और एक निजी व्यक्ति मिलकर के चलाता है, यद्यपि इस निजी संस्था पर आपका सरकार का कठोर नियम रहता है, ठीक है। तो कठोर नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है, किंतु सहयोग व समन्वय भी बना रहता है। भारत ने यही अर्थव्यवस्था आपको अपनाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपको लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया। तब बॉम्बे के कुछ बड़े उद्योगपतियों 1944 में अपनी योजना तैयार की। इसमें कहा गया कि भारत सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। किसका करेंगे, तो विकास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो प्लान बनाया गया वही प्लान बॉम्बे प्लान कहलाया। चूंकि यह प्लान बॉम्बे शहर में था, चूंकि मुंबई का पुराना बॉम्बे था, इसलिए इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। मैंने आपको नियोजन भी समझाया था कि नियोजन क्या होता है लेक्चर के वीडियो में, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम करा देते हैं। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, राज्य सभी की आजीविका के साधन जुटाएगा। दूसरा, समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गों का कल्याण करेगा। तीसरा, काम की मानवीय दशाएं स्थापित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, नीति आयोग के संगठन का वर्णन करें। नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं 1915 ईस्वी में आपको स्थापित हुआ था, ठीक है। तो नीति आयोग सन 1915 में अस्तित्व में है। नीति आयोग सन 1915 से अस्तित्व में है। यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी इसका जो अध्यक्ष कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, जो इसके उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करेगा। कैबिनेट के 4 मंत्री पदेन सदस्य न होंगे। कितने मंत्री पदेन सदस्य होंगे, तो 4 होंगे, ठीक है। आयोग में 7 से 8 पूर्णकालीन सदस्य तथा 2 अंशकालीन सदस्य न होंगे, जिन्हें प्रसिद्ध विश्वविद्यालय व शोध केंद्रों से लिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री इन सभी को नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग की एक प्रशासनिक परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ शासित राज्यों के राज्यपाल को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो तीसरा अध्याय का लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दीर्घ और वस्तुनिष्ठ करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।